हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिज्ञान एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स, जो आपके जनरल साइंस का हिस्सा है। एंड द टॉपिक फॉर द डे इज ग्रेविटेशन। ठीक है, विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रेविटेशन, हाउ इट वर्क्स, हमारे लाइफ में उसका इम्पैक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस क्या है, ग्रेविटेशन में अलग अलग जगह पे डिफरेंस क्या है, कौन से प्लेनेट पे कैसा है, एंड विल सी certain formulas and numericals related to it. ठीक है, so now let's understand what is gravitation. Gravitation है क्या? See, gravitation is the force of attraction between any two objects in this universe. मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में तुम कहीं से भी दो ऑब्जेक्ट्स लेके आ जाओ, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, एंड ग्रेविटेशन हमें कहाँ कहाँ दिखने को मिलता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मैं किसी भी चीज को ऐसा हवा से नीचे फेंकने के लिए फ्रीली छोड़ दूं, दिस इज फ्री फॉल। इसमें हमें ग्रेविटेशन दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें नीचे खींच के ले आता है। वी ऑल्सो सी ग्रेविटेशन इन प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। ये जो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, व्हाई आर द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन? व्हाई आर द प्लैनेट्स नॉट मूविंग अवे? दे आर नॉट मूविंग अवे बिकॉज द प्लैनेट्स आर ट्राइंग टू मूव अवे एंड द सन इज पुलिंग द प्लैनेट। तो दोनों के बीच में कहीं भी नहीं जा रहा है, बीच में से ऐसे गोल 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 घूम रहा है। एंड द वी ऑल्सो सी देम इन टाइड्स। जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं, वो भी सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल एंड पुश की वजह से होता है। और ग्रेविटेशन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किसने किया? फर्स्ट टाइम इट वाज साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली एक्सप्लेन बाय सर आइजैक न्यूटन। हुआ ये था कि ही वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री। इट्स रिटन हियर द स्टोरी, ही वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री। और हुआ ये कि पेड़ से एक एप्पल आइजैक न्यूटन के सर पे आके गिर गया। एंड एज सुन एज द एप्पल फेल ऑन हिज हेड, ही थॉट कि एप्पल पेड़ से निकलने के बाद नीचे क्यों आया? एप्पल तो पेड़ से निकलने के बाद ऊपर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों आया? एंड बिकॉज ऑफ दिस ही डिड हिज रिसर्च, ही डिड हिज कैलकुलेशंस, एंड ही केम टू द कंक्लूजन दैट कि जिस फोर्स के वजह से एप्पल नीचे आया है, उसी सेम फोर्स के कारण मून अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और बाहर निकल के नहीं जा रहा। क्योंकि मून ऑर्बिट में क्यों घूम रहा है अर्थ के अराउंड? मून बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन ने मून को अपनी तरफ खींच के रखा है, और मून का खुद का मन है वो बाहर जाएगा। तो ना वो इधर जाता है ना वो इधर आता है, बीच में ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। एंड ये जो रिसर्च किया आइजैक न्यूटन ने, ही केम टू द कंक्लूजन ऑफ द यूनिवर्सल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स, यानी ग्रेविटेशन यूनिवर्स में हर जगह है। तुम यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट्स लेके आ जाओ, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स रहेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन। जैसे यहां पे एक एक्टिविटी देके रखा है, ठीक है। मान लो आप लोगों ने एक रस्सी लिया और रस्सी के एक एंड पे आपने एक पत्थर बांध दी, और आपने उस रस्सी को घुमाना शुरू किया। ठीक है, आपने रस्सी को घुमाना शुरू किया, तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? क्या स्टोन बाहर निकल जाएगा? अगर आप रस्सी को घुमाते घुमाते छोड़ दोगे तो रस्सी छिटक जाएगा, पत्थर के साथ कहीं पे पड़ जाएगा, वो जाके गिर जाएगा। लेकिन अगर आप रस्सी में पत्थर बांध के उसको ऐसे घुमाते रहोगे, तो क्या होगा? ना ही पत्थर आपके साइड आएगा और ना ही ये पत्थर बाहर जाएगा। तो यहां पे हो क्या रहा है इस एक्टिविटी में? सी, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि इस पत्थर का एक मास है और इस पत्थर का एक वेलोसिटी है जिसका डायरेक्शन इधर है, बाहर के साइड, जो पत्थर को बाहर खींच रहा है। ठीक है, बट देर इज समथिंग इन द सेंटर, देर इज समथिंग इन द सेंटर विच इज पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर कोई भी चीज गोल गोल घूम रही हो, ठीक है, तो उसको बीच में से जो फोर्स खींच के रखेगा अपने साइड, दैट सेंट्रल फोर्स इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। Centripetal force and gravitational force are not the same thing. Both of them are different. Definition ही ये है, gravitational force is the force between any two objects in the universe. And centripetal force, it is the force experienced by an object towards the center when the object is moving in circular motion. ठीक है, बट यहां पे सिमिलैरिटी क्या आता है?
कि अगर हम अर्थ और सन का केस देखें, अर्थ गोल गोल घूम सन के अराउंड और सन अर्थ को खींच रहा है सेंटर की तरफ, सेंटर में सन है, तो सन जो अर्थ को सेंटर की तरफ खींच रहा है, अर्थ को जो सन से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है गोल गोल घूमते टाइम, दैट फोर्स इज अ टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली। एंड इस केस में द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉट द सेम थिंग। प्लीज कीप दैट क्लियर इन योर, यही सेम चीज अर्थ और मून के ऑर्बिट में दिखने को मिलता है हमें, एज आई सेड। नाउ लेट्स लुक एट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स विल अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। ठीक है, एंड फॉर्मूला हमें ये मिलता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, मान लो एक का मास है कैपिटल एम, दूसरे का मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम के साथ ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस इट्स अ पॉजिटिव रिलेशन। इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस मासेस विल इंक्रीज, द फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। एंड ये दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है, एक चीज याद रखना, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस सरफेस टू सरफेस मेजर नहीं होता है। whenever you have to measure the distance between two objects or two masses, the distance is measured from the center of one object, if you can see here, to the center of another object, center to center measure होता है, यहां से लेके यहां तक। सरफेस टू सरफेस इज नॉट द करेक्ट कैलकुलेशन। अगर हम डिस्टेंस को d मान लेते हैं, तो फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस d है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस d स्क्वायर होगा, एंड फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो उसका स्क्वायर भी बढ़ेगा, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ठीक है, और अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, उल्टा चलता है, इट्स एन इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज एन नेगेटिव रिलेशन। तो फाइनल फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर, जैसे लिखना हो। अब अगर प्रोपोर्शनल साइन हमें हटाना है, रिमेंबर दिस, it's a rule of mathematics, it's a rule of mathematics, we just got, we just studied that f is proportional to m into m, f is inversely proportional to r square, ठीक है, the distance, so we get f proportional to m by r square। अब मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है, the rule of mathematics is that if you have to replace a proportional sign with an equal to sign, then you will have to put a constant in the equation। तो यहां पे कांस्टेंट कौन सा यूज किया है, कैपिटल जी। कैपिटल जी इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट इन द यूनिवर्स, the value of this particular constant will remain the same। You go on earth, you go to Mars, you go to Venus, you go to Jupiter, you go to the moon, you go to one of the moons of Jupiter, you go to Uranus, Neptune, wherever, Pluto, wherever, the value of capital G will always and always remain the same। तो यहां पे हमने क्या किया, we replace the proportional sign, we will get F equal to G into mm by r square। This is the universal law of or universal equation of gravitation। Now the gravitational constant जो हमने ढूंढ के निकाला है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, so the value of gravitational constant is 6.673 into 10 to the power minus 11। and what is the unit of gravitational constant, देखो इसका यूनिट निकालना बहुत इजी है, F equal to GMM by r square। G को एक साइड कर देते एंड लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, R को ऊपर ले गए, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास। फोर्स का यूनिट क्या होता है, सी ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स ओनली। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, डिस्टेंस इज मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर,
एंड मास इज केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी इज केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट क्या आया कैपिटल जी का, द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस वन। नाउ इफ यू सी, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर दुनिया के हर दो चीजों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो मेरे और अर्थ के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन मैं और ये पेन, हम दोनों भी तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है ना, तो हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है? बिकॉज द डेफिनेशन सेज दैट इट इज अ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। इस पेन और मेरे बॉडी के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं है? इसका कारण एकदम सिंपल, इसका कारण ये है कि देखो हम दोनों के बीच में एक्चुअली में देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मी एंड द पेन आल्सो, बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल इन नंबर। आई विल टेल यू व्हाई। इफ यू सी द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, इट इज 6.67 into 10 to the power -11, मतलब 10 का पावर -11, इसका मतलब ये डेसिमल 11 बार लेफ्ट साइड जाएगा, it will be something around 0.00000000000667 something like that। और हमारा मास कितना है, मेरा अराउंड 75 kgs है, इसका तो आई थिंक 10 ग्राम 20 ग्राम मास होगा इसका। तो हम दोनों के मास को इंटू करोगे तो एक बहुत छोटा वैल्यू आएगा। फॉर्मूला इज व्हाट, फॉर्मूला इज व्हाट, एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, नो डाउट, आर इज हाई, बट इफ यू सी, सॉरी, आर इज लो, आर इज लो, बट इफ यू सी 75 इंटू सर्टेन ग्राम्स, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ मास होगा m इंटू एम, मेरे और इस पेन का, इट विल बी वेरी वेरी लेस, इट विल बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इट विल बी समथिंग अराउंड, यू नो, कितना होगा उसका वैल्यू, अगर तुम 70 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसका 10 ग्राम, अगर मैं इसका 100 ग्राम भी वेट मान लेता हूं, 0.1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 70 को, यू विल गेट 7, 70 इंटू 0.1 इज 7, 7 कितना छोटा वैल्यू है, और तुम फिर 7 को इंटू करो स्मॉल जी से, स्मॉल जी का वैल्यू समथिंग इट विल बी 0.00000000006673, इतने छोटे वैल्यू के साथ 7 को इंटू करोगे तो जो तुम्हारा फाइनल वैल्यू आएगा वो भी तो एक बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, द वैल्यू विल बी वेरी वेरी नेग्लिजिबल, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इट विल बी नियर जीरो। दैट इज द रीजन व्हाई कि जब तक जो दो मासेस इन्वॉल्व है, उन दोनों मासेस के बीच, उन दोनों मासेस का मास अगर बहुत ज्यादा नहीं हुआ, देन बिकॉज ऑफ दिस लो वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटी का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है एंड इट इज नेग्लिजिबल। अगर मैं खुद पे और अर्थ को देखूं, अर्थ का मास करोड़ों केजी होगा, करोड़ों केजी होगा अर्थ का मास, इतना बड़ा मास है अर्थ का, उसको अगर हम छोटे जी से मल्टीप्लाई कर भी देंगे, कि जी के छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर भी देंगे, तो भी उसके वैल्यू को उतना असर नहीं पहुंचेगा, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मास। बट छोटे मासेस के लिए द फोर्स इज नेग्लिजिबल, इट्स ऑलमोस्ट जीरो। एंड ये कैपिटल जी किसने डिस्कवर किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड हेनरी कैवेंडिश while using a sensitive balance, ठीक है, he was using a device and from that he discovered the value। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने अभी तक पढ़ा, इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ? सबसे पहला, चीजें आसमान से जमीन पे ही क्यों गिरती है? व्हाई डज एवरीथिंग फॉल ऑन द ग्राउंड? बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अर्थ सबको खींचता है अपनी तरफ। मैं जंप करूंगा तो मैं हवा में नहीं चला जाऊंगा, मैं वापस नीचे आऊंगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड, जो मैंने पहले ही बोला है, ये अर्थ जो सन के अराउंड घूम रहा है और बाहर निकल के नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि सन ने अर्थ को ग्रेविटी से खींच के रखा है। मून अर्थ से दूर क्यों नहीं भाग पा रहा? क्योंकि मून को भी अर्थ ने अपने ग्रेविटी से खींच के रखा है और वो ऑर्बिट किए जा रहा है। जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं ओशन में, दैट ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
This gravitational law is universal. It applies to all the planets, all the stars, all the meteors, all the celestial bodies, all the terrestrial bodies जो अर्थ पे planet पे रहती है. It is it is universal at every each and every point in the universe. Then we have something called free fall. Now the question is, what is free fall? देखो, ये पेन को मैंने हाथ में लिया और पेन को मैंने गिरने के लिए छोड़ दिया. तो क्या हुआ? When the pen is falling, the pen is under the influence only of gravity. So whenever anything is allowed to fall down freely without the influence of anything else and only with the influence of gravity, that type of a fall is called a free fall. देखो ऐसे ही गिर रही है बच्ची यहाँ, बस ग्रेविटी से गिर रही है और कोई उसका फैक्टर उसको खींच नहीं रहा है. हाँ, हवा में कभी कभी एयर रेजिस्टेंस होता है कि हवा धकेल देगा, गिरते टाइम ऐसे ऐसे हो जाएगा वो, ठीक है. बट अगर हवा का भी झोंका एकदम नेग्लिजिबल हो कि हवा का भी ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा ग्रेविटी के ऊपर से गिर रहा है वो, देन वी कॉल इट फ्री फॉल. ना एक चीज कि मान लो मैंने पेन को यहां पे पकड़ के रखा था, पेन को मैंने गिरा दी. तो व्हेन द पेन वाज फॉलिंग डाउन फ्रॉम माय वन हैंड टू द अदर हैंड, गिरते टाइम पेन का स्पीड इंक्रीज हो रहा था. द स्पीड ऑफ द पेन वाज इंक्रीजिंग एवरी सेकेंड. So sorry, the speed of the pen was increasing every second while it was falling down from my hand. ठीक है. Now what do we call the increase in speed? Change in speed या change in velocity को we term it as acceleration. इसका मतलब क्या है? क्योंकि अर्थ एक ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल से खींचता है, तो गिरते टाइम उस बॉडी का स्पीड बढ़ता रहता है अर्थ की तरफ. द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो क्या हुआ? हुआ क्या? अर्थ के जोर से खींचने की वजह से किसी चीज के बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटी के कारण गिर रहा है ना, और अर्थ इतना जोर से खींच रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कि उसके बॉडी में एक्सेलरेशन आने लगा, वो और जोर से गिरने लगा विद अ हायर स्पीड. सो दिस एक्सेलरेशन is known as the acceleration due to gravity, which is written as small g. Now, ये acceleration due to gravity planet के मास पे डिपेंडेंट होता है. तो जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है, बट जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये यूनिवर्स में हर जगह अलग होता है. क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है मून से, अर्थ ज्यादा जोर से खींचेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. मून का मास अर्थ से कम है, तो मून कम जोर लगा के खींचता है, मून में स्मॉल जी का वैल्यू कम होता है. अर्थ हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वैल्यू. The value of small g in earth is constant. The value is 9.8 into meter per second. Sorry, 9.8 meter per second square. Now, जब भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आएंगे, प्लीज, ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जब तक क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो कि आप 9.8 को चाहो तो आप राउंड ऑफ करके 10 ले सकते हो, until and unless this is specifically mentioned, you will not use this value of small g as 10. अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं किया है कि जी का वैल्यू 10 ले सकते हो, अगर अलग से मेंशन नहीं है, यू विल कंपल्सरीली टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एस 9.8 मीटर पर सेकेंड. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही है कि अर्थ जो तुमको ग्रेविटेशनल पुल से खींच रहा है, वो खींचने के कारण तुम्हारे बॉडी के वेलोसिटी में जो इंक्रीज आता है, दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी. अब near the surface of the earth, the value of small g is constant. The value is 9.8 meter per second square. अब small g का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? The formula to find out the value of small g is small g equal to gm by r square. ठीक है. m क्या है? मास ऑफ द अर्थ. r है रेडियस ऑफ द अर्थ. अब फॉर्मूला में देखो, अगर मैं अर्थ के मास की जगह मून का मास डाल दूंगा, मून का मास अर्थ के मास से कम होगा, मून का मास अर्थ के मास से कम होगा, and because of that this whole value will be lower now, and hence the value of small g is lower in moon. बट अर्थ में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है. जैसे अर्थ का जो पोल्स है, the poles of earth and the equator of earth, both places have a slight difference in the value of
स्मॉल जी। पोल्स पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, इक्वेटर पे थोड़ा सा कम होता है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा है कि देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। बट ये तो एक नॉर्मल बॉडी के लिए है जो ऐसा नॉर्मली चल रहा है, ऐसे रास्ते में गाड़ी जा रहा है, मैं चल के जा रहा हूं, मैं भाग के जा रहा हूं, साइकिल चला रहा हूं, ऑल दैट। लेकिन अगर मुझे ऐसे बॉडी का मोशन स्टडी करना हुआ जो नॉर्मली नहीं जा रहा है, वो फ्री फॉल कर रहा है, बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ऐसे टाइप के बॉडी के मोशन को अगर स्टडी करना हो और हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना हो, तो उसमें एक चीज हमें चेंज करना पड़ता है। इन तीनों फॉर्मूलाज में व्हाट इज ए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज में ए क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन। बट व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउन, मान लो मैं गाड़ी में जा रहा हूं, तो गाड़ी का एक्सेलरेशन विल बी द वैल्यू ऑफ ए। लेकिन अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के मोशन में गिर रहा है, उस टाइम व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द बॉडी? When free falling under gravity, the acceleration of the body is equal to small g, which is acceleration due to gravity. तो ग्रेविटी में जब भी कोई बॉडी गिर रहा है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमें बस एक छोटा सा चेंज करना होता है, विच इज दैट कि हमें ए की जगह जी डाल देना होता है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस। अब एक और चीज याद रखना, साइन कन्वेंशन का बात है। साइन कन्वेंशन ऐसा करना होता है कि इफ अ बॉडी, मान लो ग्रेविटी इधर है और बॉडी के गिरने का डायरेक्शन भी इधर, तो ग्रेविटी एंड बॉडी आर इन द सेम डायरेक्शन, उस टाइम पे तुमको स्मॉल जी का वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा। एंड इफ द बॉडी इज मूविंग अप, मतलब ग्रेविटी तो नीचे के साइड है और बॉडी का मूवमेंट ऊपर के साइड है, इफ ग्रेविटी एंड मोशन ऑफ द बॉडी आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, if the body is going against gravity, then you will take the value of small g as minus 9.8 meter per second. ठीक है। नाउ अनदर थिंग, अभी जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं, ठीक है, अभी मैं इस रूम में खड़ा हूं, दिस रूम हैज नो वैक्यूम। दिखने में ये रूम खाली लग रहा है, बट एक्चुअली में रूम में हवा तो है ना, देयर इज एयर इन द रूम, देयर इज नो वैक्यूम, देयर इज मैटर। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम इज एन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी मतलब एकदम ही खाली, मतलब वहां पे हवा भी नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मैटर देयर, दैट इज वैक्यूम। बट इस रूम में खाली तो नहीं है ये पूरा, हाँ सॉलिड चीजें उतनी नहीं है, बट रूम में हवा तो है। अभी अगर मैं हाथ में एक आयरन का बॉल लेता हूं और एक फेदर लेता हूं और दोनों को मैं नीचे गिरा देता हूं, आयरन का बॉल सबसे पहले गिर जाएगा, ठीक है, और जो फेदर होगा वो धीरे 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 जाके गिरेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस रूम में हवा है, एयर है। आयरन का बॉल और फेदर दोनों को ही ग्रेविटी के साथ साथ एक एयर रेजिस्टेंस भी मिलेगा, बट आयरन बॉल के लिए एयर रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए आयरन बॉल एयर रेजिस्टेंस को तोड़ के ग्रेविटी के साथ गिर जाता है। बट फेदर का मास बहुत ही कम है, बहुत लाइट होता है फेदर, तो वो एयर रेजिस्टेंस को एकदम से डिनाई नहीं कर पाता, एंड बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी टुगेदर वो थोड़ा ऐसे 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 होकर गिरता है जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं एक वैक्यूम रूम में खड़ा हो जाऊं, एक वैक्यूम एरिया में खड़ा हो जाऊं जहां हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, और उस जगह पे अगर मैं एक आयरन बॉल और फेदर को साथ में गिराऊं, तो फिर दोनों सेम रेट पे सेम स्पीड पे जाके साथ में गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उस जगह में ओनली इन्फ्लुएंस विल बी ग्रेविटी and the only acceleration will be 9.8 for both of them, it will be the same. So remember one thing, whenever there is vacuum, inside a vacuum all objects irrespective of their mass, they will fall at the same speed. Now let's come to what is mass. Mass क्या होता है? क्या है mass? See, mass is the amount of matter present inside an object. मतलब मेरा बॉडी है, ये सर मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ये मेरा बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मेरे बॉडी के अंदर जितना मैटर भरा पड़ा है, दैट इज माई मास, ठीक है। एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी, पतले आदमी के बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर कम रहता है, तो उसके बॉडी का मास कम होता है, और एक मोटे आदमी के बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा रहता है, तो उसका मास ज्यादा होता है। एक चींटी और एक हाथी, चींटी के बॉडी में द अमाउंट ऑफ मैटर इज वेरी लेस, so the mass of the ant is very less. But if I have to look at an elephant,
An elephant has a high amount of matter in the body, and hence the elephant will have a higher amount of mass because of a higher amount of matter in the body. और मास का यूनिट क्या है? द मेजरमेंट ऑफ मास इज डन इन किलोग्राम्स. एंड एक और चीज, किसी भी बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. खुद सोच के देखो, अभी मैं अर्थ पे खड़ा हूं, कल को अगर मैं चांद पे जाके खड़ा हो गया, मेरे बॉडी के अंदर का मैटर कम हो जाएगा क्या? ऐसा तो होगा ना कि चांद में जाके खड़ा होने से मैं श्रिंक हो जाऊंगा. मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा चांद में जाने से भी. दैट इज वाई मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू. किसी भी बॉडी का मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड डज नॉट मैटर वो बॉडी कहीं भी जाए, द मास ऑफ द बॉडी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. यानी टू कैलकुलेट मास वी ओनली चेक द मैग्नीट्यूड, वी डू नॉट चेक द डायरेक्शन. मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वेट. ठीक है, तो वेट क्या है? व्हाट इज वेट? सी, हम ये कंफ्यूज कर लेते हैं. हम बोलते हैं ना कि मेरा वेट 100 केजी है. नहीं, दैट इज द मास ऑफ योर बॉडी. कि तुम्हारे बॉडी में 100 केजी मैटर है, दैट इज द मास ऑफ योर बॉडी. वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स. देखो, हम जो अभी अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं ना, एक्चुअली अर्थ हमें अपने सरफेस पे नहीं खींचता है. अर्थ ट्राई करता है कि अर्थ हमें अपने सेंटर तक खींच के ले जाए. बट सिंस हमारे नीचे जमीन है, हम अर्थ के सेंटर तक जाते नहीं. अगर मैं जमीन खोद दूं कल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड आई मेक यू स्टैंड देयर, तुम तो नीचे घुस जाओगे ना, ऊपर तो रहोगे नहीं. क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर पे 0 होता है, सरफेस पे नहीं. सेंटर पे पहुंच गए एक बार अर्थ के, तो और ग्रेविटी एक्सपीरियंस नहीं होगा तुम. लेकिन the earth tries to pull you towards its center always. It's just that we are not going down because we have a surface land under us to protect us. So now the thing is that कि अर्थ किसी भी बॉडी को, मतलब कोई भी सेपरेट बॉडी, ठीक है, अर्थ किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचे जा रहा है, दैट फोर्स ऑन द बॉडी इज नोन एज द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. ठीक है, एंड आप देखो वेट क्या है? द डेफिनेशन सेज दैट वेट इज अ फोर्स. वेट इज अ फोर्स. एंड न्यूटन्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है? दैट फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन. तो वेट इज अ फोर्स, सो वेट विल आल्सो बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. बट हमने क्या पढ़ा था कि जब भी वी विल स्टडी मोशन अंडर ग्रेविटी, वी विल रिप्लेस a विथ स्मॉल g, व्हिच इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट का फॉर्मूला क्या आता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड वेट का यूनिट क्या है? वेट इज अ फोर्स. डेफिनेशन क्या है कि अर्थ जिस फोर्स से किसी चीज को अपने सेंटर पे खींच रहा है, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब सिंस ये एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. तो द यूनिट ऑफ वेट विल बी न्यूटन. नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, मास लोकेशन के साथ साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि मास तुम्हारे बॉडी के अंदर का मैटर है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ऐसा नहीं है कि तुम आज धरती से चांद पे चले जाओगे तो तुम्हारा बॉडी श्रिंक हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी का मैटर कम हो जाएगा. दैट इज नॉट हैपनिंग. मास इज कांस्टेंट थ्रू आउट द होल यूनिवर्स, तुम जहां भी चले जाओ. लेकिन वेट विल चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन. वेट तुम्हारा अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा. वेट क्यों चेंज होता है? बिकॉज वेट का फॉर्मूला है मास इंटू स्मॉल जी. अब अगर मैं मून की बात करूं, तो मून पे स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ से कम है. तो जैसे स्मॉल जी का वैल्यू मून में कम हो जाएगा, मास तो तुम्हारा कांस्टेंट है, जैसे तुम्हारा स्मॉल जी का वैल्यू कम हो जाएगा मून में, तुम्हारा वेट भी कम हो जाएगा. the total product will become less. Now, since weight is dependent on small g and small g varies location to location, Earth पे कुछ और, Venus पे कुछ और, Mars पे कुछ और, because of that, the weight is also different according to different locations, but mass is always the same. Now, weight on the moon, case study है ये. देखो, मून का जो मास है वो अर्थ से बहुत कम है. मून का मास अर्थ से बहुत कम है. और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, मून्स ग्रेविटेशनल पुल इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. मतलब अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल 60 है, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल 10 होगा, विच इज 1/6 ऑफ 60. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ठीक है,
तो फिर हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? सिंस ग्रेविटेशनल पुल मून में अर्थ का 1/6 है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन द वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे अगर आपका वेट 120 केजीज हुआ और आप मून में गए तो 120 का 1/6 is 20, your weight on moon will be only 20. Why? Because the gravitational pull of moon is weaker than that on earth. लेकिन ये बस वेट का डिफरेंस। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट मास, मतलब आपके बॉडी के अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ मैटर विल रिमेन द कांस्टेंट, आप चाहे अर्थ पे हो या मून पे हो। ठीक है, सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप it was a useful chapter for all of you, and it has clarified a lot of concepts regarding gravitation. Gravitation एक बहुत ही कोर्स पार्ट है पूरे फिजिक्स में। आप इसको समझोगे नहीं तो अंडरस्टैंडिंग फर्दर न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई होप it was a helpful session for all of you. I'll see you again soon in another video. Until then, take care, goodbye, and Jai Hind.